दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल याडीएस मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों आज हम संस्कृत विषय के स्वर तथा व्यंजन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा दोस्तों को भी शेयर करना। यदि यह वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक करना तथा कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव बात जरूर देना। आइए हम इस विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों संस्कृत में स्वर को अच तथा व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। वास्तविकता क्या होती है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो होता है तो माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र होता है अ इ ऊण, तो इसका जो पहला वर्ण होता है और माहेश्वर सूत्र का चौथा जो माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम संज्ञक वर्ण च होता है। तो इस अ और च को मिलाते हैं तो एक प्रत्याहार बनता है और इस प्रत्याहार को हम लोग नाम देते हैं अच, और इसी अच के अंतर्गत सभी स्वरों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों प्रत्याहार पर हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। हम लोग पहले देखेंगे स्वर तथा व्यंजन को। तो हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, क्या होता है स्वर। तो मैंने लिखा है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के बात यही है कि स्वरों को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहते हैं। मैंने पहले इस बात को बता दिया था कि जो माहेश्वर सूत्र की रचना पाणिनि ने किया था, कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो इन 14 माहेश्वर सूत्र में जो प्रथम से लेकर के चौथे माहेश्वर सूत्र जो होता है, तो इसमें पहले माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण अ और चौथे का संज्ञक वर्ण च को लेकर के एक प्रत्याहार बनाए हैं जो अच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, और इन्हीं में सभी स्वरों को रखा गया है। दोस्तों अगले बिंदु हम लोग देखेंगे स्वरों की संख्या 9 होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अच के अंतर्गत 1 2 3। दोस्तों इस अड़ंगा को हम नहीं काउंटिंग करेंगे, क्योंकि प्रत्याहारों के अंतर्गत इस संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता है। इनकी सहायता से हम केवल प्रत्याहार ही बनाते हैं। तो ये 3 वर्ण हुए और 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 9 होती है। अब हम लोग देखेंगे स्वरों के प्रकार। तो हम लोग देखेंगे स्वर को मैंने 3 भागों में बांटा है, एक मूल स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। तो आइए हम जानते हैं कि मूल स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर वे स्वर जिनमें एक मात्रा होती है, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है दोस्तों, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वरों को अक प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। मूल स्वरों को अक प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर अ लेंगे और यहाँ पर इस संज्ञक वर्ण क लिया जाएगा, तो यहाँ से एक माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार बनेगा, अक प्रत्याहार, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो 5 वर्ण शामिल होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 वर्ण आएंगे अ इ उ री और रे। तो दोस्तों ये 5 वर्ण जो हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल है और इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इनको मूल स्वर की संज्ञा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर देखेंगे तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या टोटल 8 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। आइए हम देखते हैं कि ये 8 कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। तो हम लोग देखेंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ,
और दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। दोस्तों ये 8 वर्ण जो हैं, ये जो 8 वर्ण हैं ये दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। तो इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर की संज्ञा देते हैं। अगला हम लोग देखेंगे प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर उसे हम कहेंगे जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ प्लुत स्वर कहते हैं। और जैसे हम बात करें तो जैसे हम कोई भी ध्वनि को बोलते हैं तो उसका दीर्घ रूप कर देते हैं तो उसमें 3 मात्रा हो जाता है। जैसे ओम, तो ओम में कुल कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं होती हैं। दोस्तों एक अन्य प्रकार के हम स्वरों को देखेंगे जिसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये संयुक्त स्वर किन किन से मिलकर के बने होते हैं हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके परीक्षा में सीधे पूछ लेता है कि ए किससे मिलकर बना है, ओ किससे मिलकर बना है। तो इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों ए अ प्लस ई से मिलकर बनता है, और ऐ की बात करें तो अ प्लस ए से ऐ बनता है, और ओ की बात करें तो अ प्लस ओ से ओ बनता है, और औ की बात करें तो अ प्लस ओ से औ बनता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए हम लोग व्यंजन की शुरुआत करते हैं। व्यंजन वर्ण। दोस्तों व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसमें समझा देते हैं कि ये हल कैसे बनता है। तो 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों हम हल को व्यंजन को हल करते हैं क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उसकी संख्या 14 होती है। तो आपको माहेश्वर सूत्र याद रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रत्याहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप माहेश्वर सूत्रों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं याद रखेंगे तो आपके प्रत्याहार वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप माहेश्वर सूत्र को भी याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया था अ ई ऊण, इसके बाद मैंने बताया था रील रे क, इसके बाद मैंने बताया था ए ओण, इसके बाद मैंने बताया था ऐ औ च, इसके बाद ह य व र ट, इसके बाद होता है ल, इसके बाद झ। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसके बाद आएगा ह य व र ट, इसके बाद आएगा लन। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंचमाक्षर आता है। तो य म र न म, इसके य म र न म, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो आएगा झ भ य, इसके बाद आएगा घ ढ ध स, इसके बाद आएगा ज ब ग ढ दस, जब गड़दस। इसके बाद आएगा ख फ छ ठ थ च ट त व, इसके बाद क प य, इसके बाद स र, और इसके बाद आएगा हल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 14 माहेश्वर सूत्र है, और इसमें जो है कि हम जो है हैवरट के प्रथम वर्ण ह को लेंगे और हल प्रत्याहार के अंतिम वर्ण जिसे इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं, तो इन दोनों वर्णों को लेकर के बनाएंगे तो हल प्रत्याहार बनेगा। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजनों को शामिल किया जाता है। इसीलिए दोस्तों व्यंजन वर्णों को हम हल की संज्ञा देते हैं। तो हल किसे कहते हैं उस बात को हम बताते हैं, सुनिएगा। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है,
उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों संस्कृत में सभी 33 वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, और स्वरों की संख्या 9 होती है। इस संख्या को भी याद रखना। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन के प्रकार। तो दोस्तों व्यंजन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये जो शुरुआत के जो 3 व्यंजन है यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसका उल्लेख इस माहेश्वर सूत्र में किया गया है, लेकिन इस संयुक्त व्यंजन का उल्लेख माहेश्वर सूत्र में नहीं मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने बताया कि स्पर्श व्यंजन। क्या होता है स्पर्श व्यंजन? पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं। तो इसका सूत्र होता है कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। इस फार्मूले को दोस्तों आप याद रखेंगे, कादयो मावसाना स्पर्शा। अब हम देखेंगे कि किसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जीवा मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए उच्चारित करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो इस तरह से स्पर्श वर्णों में कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। जैसे पहला वर्ग होता है क, च, त और प। तो इसमें भी 5 वर्ण है। च वर्ग में भी 5 वर्ण है, त वर्ग में भी 5 वर्ण है, त में भी 5 वर्ग है और प वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरह से इन सभी को काउंटिंग कर देंगे तो टोटल 25 वर्ण बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, दूसरा प्रकार देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सूत्र होता है यड़ंतो अस्था। इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, यड़ंतो यणोन्तस्था, यणोन्तस्था, यणोन्तस्था। ये अंतस्थ वर्णों का सूत्र होता है। दोस्तों अंतस्थ वर्णों को हम संस्कृत में अर्ध स्वर की भी संज्ञा देते हैं। संस्कृत में अंतस्थ वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है और इसको यण प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देख लेते हैं यण प्रत्याहार कैसे बनेगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक वर्ण है, हैवरट माहेश्वर सूत्र है, और इसका जो वर्ण है य, और इसका लड़ माहेश्वर सूत्र का इस संज्ञक वर्ण लेंगे ण, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यण प्रत्याहार बनेगा, और जिसके अंतर्गत य, र और ल, य, व, र और ल वर्ण आएंगे, य, व, र और ल। दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि ट को नहीं गिनेंगे, क्योंकि यह संज्ञक वर्ण होता है, इसका लोप हो जाता है माहेश्वर सूत्रों में। तो ये 4 वर्ण जो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं। अगला प्रकार हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन, और इसका फार्मूला होता है सल उष्माण। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, सल उष्माण। तो इसे सल उष्माण कहते हैं। और दोस्तों ऊष्म वर्ण जो होते हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार इसे भी मैं बता देता हूँ सल प्रत्याहार। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि यह जो 13वां माहेश्वर सूत्र है, इसका पहला वर्ण लेंगे स, और 14वें माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण यानी इस संज्ञक वर्ण ल को लेंगे तो एक सल प्रत्याहार बनेगा, और इसके अंतर्गत स, स, स और ह, ये 4 वर्ण क्या बनते हैं, मिलेंगे ऊष्म व्यंजन मिलेंगे। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे तो कौन कौन सा आएगा, स आएगा, स आएगा और स होगा और ह होगा। तो ये 4 वर्ण जो होंगे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। दोस्तों वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से गर्माहट या सनसनाहट निकलती है ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। यहाँ दोस्तों मैं यण को लिख देता हूँ, य, व, र और ल। ये 4 वर्ण याद रखना। इन्हें हम संस्कृत में अर्धस्वर कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में य और व को ही केवल अर्धस्वर कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रकार संयुक्त व्यंजन, जिसका उल्लेख माहेश्वर सूत्र में नहीं मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम संस्कृत में 3 वर्णों को शामिल करते हैं।
एक होता है छ, एक होता है त्र और एक होता है ज्ञ। तो हम छ को देखेंगे किससे किससे मिलकर बना है। तो छ क और प्लस स, क और स से मिलकर बना है। त्र की बात करें तो त्र जो होता है त प्लस र से मिलकर बना है। और ज्ञ की बात करें तो ज्ञ जो होता है ज्ञ जो होता है ज प्लस य से मिलकर बना है। तो हम लोग देखें कि संयुक्त व्यंजन में छ जो है क और स से मिलकर बना है, और त्र जो है त प्लस र से मिलकर बना है, और ज्ञ जो है ज प्लस य से मिलकर के बना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज वर्णमाला कंप्लीट किया। लाइट चली गई है, हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो उस वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देना। दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।